हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप जो है हमसे जुड़ सकें और हम अच्छे से जो है हमारे जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सके आज का जो है। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और, इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ्स जो है प्रोवाइड कराती हूँ आपकी क्लास की। ठीक है ना, हम जो क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं और जो रेगुलर सेशंस होते हैं उसकी पीडीएफ और रेगुलर अपडेट्स जो है मैं आपको यहीं पर जो है टेलीग्राम चैनल पर हमारे जो है प्रोवाइड होती है। तो हम जो है पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे। ठीक है ना, और हमने जो है एक सीरीज स्टार्ट की थी, क्या, मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज, किसकी, अनुसंधान अभिक्षमता यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड की ही। रिसर्च एप्टीट्यूड पर्टिकुलरली हम जो है देख रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड देखिए हम पढ़ भी रहे हैं साथ साथ, और हमने क्या कर लिया है, क्वेश्चन आंसर भी हम उसकी यानी कि प्रैक्टिस भी हम साथ साथ कर रहे हैं। तो उसी का ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जिसने भी वो नहीं देखे हैं, आफ्टर दिस वीडियो जरूर देखिए आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम छोटे छोटे सेशंस में जो है मतलब कि ज्यादा बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। 10 क्वेश्चंस करते हैं हम एक क्लास में, ठीक है ना, 10 का। लेकिन वो जो 10 क्वेश्चंस है वो कितने के बराबर होते हैं, एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चंस के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है बातचीत करते हैं और उन्हें समझते हैं। और ऐसे जो है एनटीए में काफी बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है। आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा। नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि बाकी लोग भी जो है अभी से क्लास में जुड़ सकें और जो है देख सकें और अपने आप को एनालाइज कर सके। चलिए, तो क्वेश्चन 1 है हमारा, निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान के एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है। यानी कि रिसर्च की एक सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वो क्या है। पुनरावृत्ति, सामान्यीकरण, प्रयोज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि रेप्लिकेबिलिटी और या फिर जनरलाइजेशन हो जाना, या जनरलाइजेट कर देते हैं, मतलब सामान्यकरण कर देते हैं उसका, और या फिर यूजिबिलिटी। तो क्या है इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर कोई भी अनुसंधान हम या फिर कोई भी रिसर्च पर काम कर रहे हैं और रिसर्च पर काम करने के बाद अगर वो जर्नलाइज नहीं किया जा सकता तो वो रिसर्च किसी भी काम का नहीं है। जर्नलाइज होना बहुत 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 जरूरी है, जो कि अभी हमारा टॉपिक में हुआ नहीं है, लेकिन हम इसे बहुत जल्द करने वाले हैं क्योंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। हमारा जो है रिसर्च एप्टीट्यूड जो हम पढ़ रहे हैं थ्योरी, तो उसमें तो समानीकरण होना बहुत जरूरी है, यानी कि सब लोगों के लिए वो समान होनी चाहिए। देखिए, अगर जो कोई रिसर्च पर हम काम कर रहे हैं, किसी टॉपिक पर हम काम कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो समाज के ही हित में नहीं होगी, या समाज के, जैसे मैंने बार बार कहा, जब हमने रिसर्च स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि कोई भी टॉपिक इस तरीके का होना चाहिए कि वो आगे की आने वाली जनरेशन को या फिर आगे आने मतलब काम में आए, समाज के काम में आए। ठीक है ना, तो समानीकरण होना उसका बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये क्या है, इसका अनिवार्य तत्व या अनिवार्य विशेषता है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एमसीक्यूज पीवाईक्यूज आपके मिक्स रखती हूँ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी रखती हूँ, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपका जो है 100% हिट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ है, समानीकरण यानी कि जर्नलाइजेबिलिटी। ठीक है, यानी जर्नलाइजेशन, समानीकरण। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2, किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है। अनुसंधान की गहनता या फिर उसकी इंपॉर्टेंस, उसके वो कितना ज्यादा जरूरी है, या एक कोई भी रिसर्च हुआ है वो कितना डेप्थ में है और कितना अच्छे से उसे समझाया गया है, ये कैसे पता चलता है, ये किसके द्वारा आंका जा सकता है, ये मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, मूल्यांकन अनुसंधान के शीर्षक को देखकर ही कर देंगे, उसके उद्देश्य को देखकर करेंगे, अनुसंधान पर किए जाने वाले कुल व्यय पर यानी कितना खर्चा हो गया उसके ऊपर, अनुसंधान की अवधि, या फिर अवधि को देखकर करेंगे कि वो भाई कितने लंबे समय तक चली है, वाह वाह ये रिसर्च तो सबसे अच्छी है। क्या करेंगे, देखिए, शीर्षक से तो हमें पता नहीं चलता ना कि क्या हो रहा है। हम माना शीर्षक बहुत जरूरी है, लेकिन उसपे मान लिया शीर्षक आपने बहुत जबरदस्त दे दिया और उस पर काम कुछ भी नहीं हुआ, या फिर उसका उद्देश्य कुछ भी नहीं था। ठीक है, और आपने पैसा बहुत लगा दिया या फिर उस पर खर्चा बहुत किया, क्या फर्क पड़ रहा है उससे खर्चा किया, अगर वो किसी काम का ही नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं है, या फिर उसकी लंबे समय तक चला तब भी कोई काम का नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट क्या है, उद्देश्य सही होना चाहिए। यहाँ पहले क्वेश्चन में भी हमने ये किया कि समानीकरण कब होगा, समानीकरण या जनरलाइजेशन कब होगा, जब उसका उद्देश्य सही होगा। ठीक है ना, यानी कि एक सही तरीके समाज के लिए, समाज के आगे आने जनरली लोग उसका प्रयोग कर सके या फिर काम में आए।
तो उद्देश्य सही होना चाहिए, उद्देश्य के द्वारा हम उसे क्या कर सकते हैं, आंका जा सकता है, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है किसी भी अनुसंधान की गहनता का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 है हमारा, क्या है हमारी प्रश्न संख्या 3, शोध अध्ययन की संभाव्यता प्राय किस बात पर निर्भर करती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का अपना एक मीनिंग है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो जिसने पढ़ी है रिसर्च उसको ही समझ में आएगा, जिसने नहीं पढ़ी है वो समझने की कोशिश कीजिए और अब पढ़ने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि अब आपका जो है फॉर्म जो है आने वाले हैं, ऑलरेडी अप्रैल आ चुका है, आपका अप्रैल के 2-3 दिन निकल चुके हैं, तो हो सकता है मिड में आपका जो है या तो अप्रैल मिड में या स्टार्टिंग में आपके फॉर्म्स भी आ जाए। एक्सपेक्टेड, यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बाकी तो डिपेंड करता है। चलिए, तो संभाव्यता प्राय किस बात पर निर्भर करती है, लागत कारक पर, अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर, शोधकर्ता के कौशल संग्रह पर। यानी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शोध अध्ययन की संभाव्यता प्राय किस बात पर, संभाव्यता यानी किसकी प्रोबेबिलिटी जो है किस किन बातों पर निर्भर करती है। एक तो उसकी लागत पर, लागत कारक पर, भाई कितना पैसा खर्च होना है उस पर भी करेगा। अनुसंधान का संचालन करने के लिए समय की आवश्यकता पर, यानी कितना समय चाहिए। मान लीजिए आपका रिसर्च का टॉपिक बहुत अच्छा है या बहुत कुछ आपको कहना है, उसके अंदर बहुत काम करना है, लेकिन आपके पास समय कम है, या फिर समय बहुत ज्यादा भी होता है तब भी ले लिया जाता है, तब भी वो रिसर्च काम की नहीं रहती है, और समय कम हो और उसमें काम ठीक से ना हो पाए तब भी वो रिसर्च किसी काम की नहीं रहती है। तो ठीक है, ये भी जरूरी है। उसके अलावा शोधकर्ता के कौशल संग्रह, यानी कि उसने जो इकट्ठा किया है, जितना भी मटेरियल है, जो काम की चीजें चाहिए, डेटा जो इकट्ठा किया है, वो सब कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ये तीनों ही क्या हो गए, इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, कारक हो गए, या फिर इन बातों पर निर्भर करती है क्या, शोध अध्ययन की संभाव्यता। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अनुसंधान यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात हो रही है। उद्दीपन प्रतिक्रिया यानी स्टिमुलाइज करके, विश्लेषणात्मक करके यानी एनालाइज करके, ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल अनुसंधान के द्वारा, या फिर घटनोत्तर अनुसंधान यानी कि एक्सपोस्ट फैक्टो करा था हमने, एक्सपोस्ट फैक्टो के बारे में भी, और ये सब किया हुआ है हमने। तो किस पर जो है डिपेंड करता है क्या, प्रयोगात्मक अनुसंधान जो है हमारा वो किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए उद्दीपन प्रतिक्रियाओं के द्वारा, यानी स्टिमुलाइज करके। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो स्टिमुलाइज किया जाता है ना। स्टिमुलाइज क्या होता है, स्टिमुलाइज करना मतलब कि सामने वाले को उत्तेजित करना किसी काम के लिए कि वो करे वो चीज, ठीक है ना, वो करे वो चीज, और वो उसको क्या करना, स्टिमुलाइज करना उसका। ठीक है ना, अभी हम पढ़ेंगे स्टिमुलाइजेशन किस में होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में आएगा आपका ये। ठीक है ना, ये किसी विद्वान की क्या है, वो है, क्या बोलते हैं, मतलब उन्होंने कोई ये थ्योरी दी है, ठीक है ना, स्टिमुलाइजेशन के ऊपर, जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे लोगों को पढ़ेंगे, यूंग वगैरह, तब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये क्या है। अभी फिलहाल आपको यही समझ लेना है कि क्या है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुसंधान जो है, इस रूप में परिभाषित हम किसको कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या कर जाता है, उनको उत्तेजित किया जाता है किसी भी चीज को कि वो चीज आगे बढ़कर वो काम में करे। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मान लीजिए एक डॉग है, ठीक है ना, एक डॉग है, एक डॉग जो है वो लेटा हुआ है आराम से, लेकिन अगर हम मतलब वो वो नहीं कर रहा है, बहुत आलसी हो गया, लेजी डॉग है, ठीक है ना, लेजी डॉग है, और वो लेटा हुआ है आराम से, उसको बहुत गर्मी भी लग रही है और वो लेटा है, वो उठने को तैयार नहीं है। उसका जो मालिक है वो उसे बुला रहा है कि कम आ जाओ हम घूमने चलते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं आता है। तो क्या करता है, उसको उत्तेजित करने के लिए यानी कि उसको स्टिमुलाइज करने के लिए वो क्या करता है, एक हड्डी लेकर आता है, ठीक है ना, बोन लेकर आता है, और वो बोन उसे दिखाई जाती है। तो वो बोन को देखकर क्या होता है, उसके मुंह में पानी आता है, ठीक है ना, और वो तभी तुरंत वो क्या करता है, खड़ा हो जाता है और चलने को तैयार हो जाता है। तो ये होता है क्या, स्टिमुलाइजेट करना। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को जो है इसी रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें मनोविज्ञान या फिर शिक्षा के क्षेत्र में बात हो रही है। बच्चों को भी स्टिमुलाइज करते हैं ना हम क्लास में, हम प्राइजेस रखते हैं बच्चों को कि हम क्लैपिंग कराएंगे आपके लिए, बहुत अच्छा बोलोगे तो, आप पढ़ोगे तो ये करेंगे, पढ़ोगे तो स्टिमुलाइज तो कर रहे हैं ना हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, आई होप आपको क्लियर होगा, और मैं बहुत डीप में भी नहीं जा रही हूँ और बहुत ऊपर ऊपर से भी नहीं समझा रही, क्योंकि हमारा काम है पढ़ना, ये नहीं कि इतना लंबा चौड़ा क्यों हो रहा है या ऐसा नहीं, आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रत्यक्षवादी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है।
प्रत्यक्षवादियों द्वारा जो है यानी कि पॉजिटिविज्म के अंदर जो है कौन सी जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये दो चीजें हमने पढ़ी थी, आपको याद हो तो। एक तो पॉजिटिविज्म, ठीक है, यहाँ लिखती हूँ, एक तो पॉजिटिविज्म और एक पोस्ट पॉजिटिविज्म यानी कि पीपी, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। ये दोनों हमने पढ़ा था, प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद या फिर, ठीक है, ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। जिसने भी नहीं देखी है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन 101% आपका आता ही है रिसर्च के पेपर में, ठीक है ना। तो ये जरूर देखिएगा कि प्रत्यक्षवादी कौन होते हैं, जो साइंस पर यकीन करते हैं, ठीक है, और अप्रत्यक्षवादी कौन होते हैं, जो गुणात्मक या फिर सब्जेक्टिव तौर पर जो है बात करते हैं कि यानी कि कहीं ना कहीं इसमें चीजें रह जाती है हमेशा, वो ये सोचते हैं कि कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रत्यक्षवादी, अब मैंने तो आंसर ही दे दिया इसका, तो आपको पता ही चल गया होगा कि प्रत्यक्षवादी कौन होते हैं, जो वैज्ञानिक अनुसंधान मूल्य मुक्त अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित होना चाहिए, वैज्ञानिक अनुसंधान होता है ये, ठीक है ना, कि जो एक बार हो गया है कि ये साइंस ने मान लिया है तो यही सच है। लेकिन वही अप्रत्यक्षवादी यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या सोचता है, वो ये कहता है कि हर उसमें कोई कुछ ना कुछ नया होने की संभावना है, हर वक्त कुछ नया, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट का जो है इन्वेंशन हुआ है, या फिर वो प्रोडक्ट बनाया गया, कुछ नया है। अब उसमें भी जो है साइंस ने बोला कि यही एक प्रोडक्ट है, इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर ये एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि यही आपको मान के चल लेना है, एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ सॉरी, एग्जाम्पल के लिए समझा रही। और वहीं पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या सोचेगा कि नहीं, इसके अंदर हम और कुछ नया करके नया कर सकते, कुछ नया डाल के नया कुछ और इन्वेंट भी कर सकते हैं। तो ये होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। और पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवादी ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचते हैं, और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या सोचता है, यानी कि वो सोचता है सब्जेक्टिव तौर पर, यानी कि सबके थिंकिंग जरूरी है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 6, बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ, इसके ऊपर तो भाई स्टार लगा लो आप लोग, ठीक है ना, इसके ऊपर आप स्टार लगा लो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का उनकी चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव रहता है, इसका आंकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है। यानी बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का, यानी कि उनको जो परिवार में जो उनको पालन पोषण मिल रहा है, उनकी चिंता उन्मुखता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इसका जो है आंकलन करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज हो चुकी होती है और उसका हमें आंकलन करना होता है, तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तब हम करते हैं घटनोत्तर अनुसंधान, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का हम जो है प्रयोग करते हैं। तो याद रखना आपको, जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा कि जहां पर आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बच्चा है जो उसके पालन पोषण का उनकी उन्मुखता, उनकी चिंता उन्मुखता पर, यानी कि चिंता, उससे एंजाइटी जो हो रही है उसको कि कुछ चीज नहीं मिल रही हो, या कुछ भी चीज उसे परिवार में ऐसा है कि वो उसके दोस्त के पास है, उसके पास नहीं है, तो उसको क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है। तो उसका प्रभाव जो है, ये सब आंकने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोस्ट फैक्टो का एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड का जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है, घटनोत्तर। तो ये जो चीजें जब हो चुकी होती है उसका एनालाइज करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोस्ट फैक्टो इसका आंसर है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है। यानी कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है। गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, व्याख्यावाद यानी कि इंटरप्रेटिविज्म, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी अबव। तो क्या होगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्या कह रहा है, कि कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है। क्वालिटेटिव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो है हर चीज का जो है इंपॉर्टेंस होती है, सिर्फ कारण और इफेक्ट का नहीं, बहुत सारी और चीजें भी जुड़ जाती है। व्याख्यावाद में व्याख्या की जाती है, वहां पर भी लंबे चौड़े अच्छे खासे चीजें होती है, बहुत सारी चीजों को ऐड ऑन किया जाता है। वहीं पर बचता है पॉजिटिविज्म, यहाँ पर सिर्फ हम क्या करते हैं, कारण और प्रभाव पर ही बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की ना साइंटिफिकली, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में, कि पॉजिटिविज्म क्या सोचता है कि ये कारण है और ये इसके प्रभाव पड़ रहे हैं, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन क्वालिटेटिव ऐसा नहीं सोचता है ना, तो इसीलिए पॉजिटिविज्म जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखा है ना, प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद को जरूर पढ़ लीजिएगा, आपका लास्ट आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग के हमारे क्लासेस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सोचिए, सॉरी सूची होगा ये, ठीक है, सूची ए के साथ सूची बी, यानी ये बी है भाई, सूची बी का मिलान कीजिए, नीचे दिए गए ग्रुप से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, तो आपको ए के साथ सूची ए के साथ सूची बी को मिलाना है कि कौन सा करेक्ट है। मैं पढ़कर बता देती हूँ आपको। ऐतिहासिक विधि, सर्वेक्षण विधि, दार्शनिक विधि, प्रायोगिक विधि। और वहीं पर सूची बी में है अतीत की घटनाएं, दृष्टि, वर्तमान आयोजन और भविष्य की क्रिया, यानी कि इन सब विधियों में कौन से किस तरीके का चीजें होती है वो आपको बताना है। तो ऐतिहासिक विधि यानी कि क्या है भाई, क्या उसमें भविष्य के बारे में बात हो रही होगी? बिल्कुल नहीं। किसके बारे में बात हो रही होगी? अतीत के बारे में बात हो रही होगी, तो ये इसका होगा। सर्वेक्षण विधि में क्या होता है, यानी कि सर्वेक्षण में क्या होता है, वर्तमान आयोजन होते हैं। सर्वे हम कब करने जाते हैं, जब कुछ प्रेजेंट में चीजें हो रही होती है। ठीक है, दार्शनिक विधि, दार्शनिक विधि का होगा दृष्टि, यानी दृष्टिकोण पर आधारित है ना, दर्शन दृष्टि पर आधारित है। और प्रायोगिक विधि क्या होगा, भविष्य की क्रियाएं, यानी एक्सपेरिमेंट करके क्या नया होने वाला है, आगे क्या होगा, तो भविष्य की क्रिया होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए, यानी कि आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, केस अध्ययन की यानी केस स्टडी की सबसे बड़ी सीमा, यानी कि क्या उसकी लिमिट है, कौन सी है। कुछ ही विषय हैं जिनके लिए यह उपयुक्त हो सकती है। क्या ऐसा है, इनमें कोई नियंत्रण समूह नहीं है, इसमें एक बड़े न्यायाधीश की आवश्यकता होती है, यानी कि एक बड़ा सैंपल साइज चाहिए होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसकी लिमिट हो सकती है केस स्टडी में, क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सब चीजें, कोई चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। देखिए, कोई भी रिसर्चर है, कहीं पे जा रहा है, स्टडी करने जा रहा है, तो आसपास उसके क्या हो जाए, कब चीजें क्या बदल जाए, तो उसके कंट्रोल में नहीं है ना। तो यही सबसे बड़ी इसकी लिमिट है, यही सबसे बड़ा इसकी सीमा है कि वो उसके कंट्रोल में नहीं है, इसमें कोई नियंत्रण समूह नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसमें जो है उसकी सीमा है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10, देखिए देखते देखते हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं और इन 10 क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के मध्य से में संबंध स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा जो है अनुसंधान का दृष्टिकोण है, अनुसंधान दृष्टिकोण कारकों के मध्य में संबंध स्थापित करने वाला है, कौन है, प्रायोगिक विधि, वर्णनात्मक विधि, या सहसंबंधात्मक, या फिर कारण तुलनात्मक। क्या है, संबंध कौन स्थापित करेगा, कोरिलेशनल, यानी कि सहसंबंधात्मक जो विधि होती है उसमें हम क्या देखते हैं कि दो चीजों के बीच में क्या संबंध है। जैसे कि मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया था कोरिलेशन पढ़ाते हुए ही आपको, कि कैंसर और जो है सिगरेट या स्मोकिंग के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये हमने जो है मैंने जब आपको सह संबंध पढ़ाया था तब आपको बताया था कि उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। कॉज और इफेक्ट इससे आगे की बात हो जाती है, वो हम कैजुअल रिसर्च में पढ़ते हैं, लेकिन सह संबंध में हम सिर्फ क्या देखते हैं, संबंध ही देखते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सी, आंसर नंबर 10। तो कुल 10 क्वेश्चन हमने किए, आपके कितने सही हुए हैं मुझे जरूर बताइए। और जो है आपको कैसा लग रहा है, टेस्ट कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं वो बताइए, इससे और क्या चाहते हैं आप वो भी बताइए। और एक सीरीज हमने ये शुरू किया जो पार्ट 3 है, और एक मैंने आपको लास्ट जो है क्लास में आपको क्या कराया था, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, यानी कि यूजीसी नेट का पेपर 1 का जो है हमने पूरा पेपर 1 जो है सभी यूनिट्स वहां पर कवर की थी। तो जिसने भी वो भी नहीं देखा है जरूर देखिए, बहुत ही अच्छा था वो, अच्छे क्वेश्चंस थे वहां पर, आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, और ये भी जो इसने नहीं देखी है पीछे के पार्ट 1 पार्ट 2 वो जरूर देखिए, और क्लास को शेयर जरूर किया कीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो है ये जो मैं काम कर रही हूँ वो बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके उससे। चलिए, तो क्लास को एंड करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई डाउट हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी लोगों से, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ कर रही हूँ या फिर आगे कुछ और हो सकता है इसमें, तो जरूर कीजिए। ठीक है, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।